उनके धर्म का अपमान हुआ है। इस गलत विचार से और वीरेश्वर मंदिर को अपवित्र किए जाने की आशंका से ग्रस्त कुद्र सवर्ण हिंदू दलित वर्ग सम्मेलन के पंडाल में घुस गए। उस समय बहुत से प्रतिनिधि छोटे छोटे समूह में शहर में घूम रहे थे। कुछ अपना सामान बांध रहे थे और कुछ अपने गांव से निकलने के लिए पहले खाना खा रहे थे। अधिकांश प्रतिनिधि कस्बों को छोड़ रहे थे। उपद्रवी पंडाल में उपस्थित प्रतिनिधियों पर झपट पड़े, उनके खानों को मिट्टी में मिला दिया, उनके बर्तन को तोड़ डाला और कुछ प्रतिनिधियों की बुरी तरह पिटाई कर दी। यदि माता पिता अपने बच्चों को अपने से बेहतर स्थिति में देखना नहीं चाहेंगे तो उनमें और पशुओं में कोई अंतर नहीं रहेगा। तब तक अपनी स्थायी उन्नति की उम्मीद नहीं कर सकते जब तक कि हम अपने शुद्धिकरण और तेरी प्रक्रिया से नहीं गुजर जाते। हमें अपने आचरण को सुधारना चाहिए। हमें अपनी बात कहने के तरीकों को बेहतर बनाना चाहिए और अपनी मानसिकता को बदलना चाहिए। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इसी क्षण यह प्रतिज्ञा करें कि आप मृत पशुओं का सड़ा गला मांस नहीं खाएंगे। अब समय आ गया है कि हम अपने मन से ऊंच नीच का विचार निकाल फेंकें। आप यह संकल्प करें कि आप फेंके हुए टुकड़े नहीं खाएंगे। हमारी आत्म उन्नति तभी होगी जब हम स्वावलंबी होंगे, अपना आत्मसम्मान पुनः अर्जित कर लेंगे और आत्मज्ञान प्राप्त कर लेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का ट्रुथ लिटरेचर में। और आज हम डिस्कस करेंगे महाड़ सत्याग्रह के बारे में, जो कि आज ही के दिन 20 मार्च 1927 को किया गया था, जो कि ऐतिहासिक सत्याग्रह था। तो इसके बारे में जानेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। और सवाल पानी का नहीं, मानवाधिकारों की स्थापना का था। तो लिखते हैं 20 मार्च 1927 को महाड़ के 14 तालाब में डॉक्टर अम्बेडकर के पानी पीने के बाद दलितों ने भी पानी पीकर अपना अधिकार स्थापित किया। लेकिन इसके बाद सवर्णों ने साजिश के तहत हमला बोला, लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर ने धैर्य बनाए रखा। वे चाहते थे कि महाड़ सत्याग्रह एक उदाहरण बने। आत्म स्वाभिमान का सूरज आसमान में चमकने लगा और दमन के बादल छट रहे हैं। दमित वर्गों ने हिम्मत दिखानी शुरू कर दी। अब डॉक्टर अम्बेडकर के जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना पर आते हैं। यह घटना थी महाड़ की ओर कूच। इस घटना की पृष्ठभूमि में था बम्बई विधान परिषद की एम के बोले द्वारा प्रस्तुत एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव, जिसे बम्बई सरकार ने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी थी। बोले द्वारा प्रस्तुत संकल्प को 1923 में पारित किया गया था और कुछ मामूली परिवर्तन के साथ 1929 में इसकी पुष्टि की गई थी। संकल्प के अनुपालन में महाड़ नगर पालिका ने महाड़ तालाब को अछूतों के लिए खोल दिया था, परंतु यह निर्णय केवल कागजों तक सीमित था, क्योंकि सवर्ण हिंदुओं के कड़े विरोध के चलते अछूत इस अधिकार का प्रयोग नहीं कर पा रहे थे। अतः कोलाबा जिले के दलित वर्गों के लोगों ने यह तय किया कि 19-20 मार्च 1927 को महाड़ में एक सम्मेलन का आयोजन करेंगे। सम्मेलन के आयोजकों ने इस कार्यक्रम की तिथियां की सूचना उनके पिछले महीने के पहले सप्ताह में डॉक्टर अम्बेडकर को दे दी थी। सुरेंद्रपाल टिपड़िस, सूबेदार सावरकर और अनंतराव चित्रे ने काफ़ी लगन से सम्मेलन की तैयारी की। सम्मेलन के 2 महीने पहले कार्यकर्ताओं और नेताओं ने
आसपास के पहाड़ों और घाटियों की खाक छानते हुए दलित वर्गों को इस सम्मेलन के महत्व से परिचित करवाया। नतीजे में 15 साल की उम्र के लड़कों से लेकर 70 साल के वृद्ध खाने की पोटलियां और अपने कंधों पर टांगे 100 मील से अधिक की दूरी पैदल कर महाड़ पहुंच गए। महाराष्ट्र और गुजरात के लगभग सभी जिलों से दलित वर्गों के करीब 10,000 प्रतिनिधि, कार्यकर्ता और नेता महाड़ सम्मेलन में भागीदारी करने उपस्थित हुए। सम्मेलन को सफल बनाने के लिए हर संभव प्रयास किए गए, हर संभव सुविधा जुटाई गई और हर चीज का ध्यान रखा गया। सम्मेलन में आए लोगों के लिए सवर्ण हिंदुओं से 40 रुपए का पानी भी खरीदा गया, क्योंकि सम्मेलन स्थल पर अछूतों के लिए पानी उपलब्ध नहीं था। डॉक्टर अम्बेडकर अर्धनग्न, व्यग्र और उत्सुक पुरुषों और महिलाओं को संबोधित करने उठे। उन्होंने अपनी बात छोटे और सरल परंतु ओजस्वी वाक्यों में कहनी शुरू करी। उनकी आवाज में एक अजीब से उत्तेजना थी। उन्होंने सबसे पहले तापोली, जहां से उनकी शिक्षा शुरू हुई थी, का वर्णन किया। उन्होंने कहा, जिस स्थान पर हमारा बचपन बीतता है वह हमारे लिए हमेशा आकर्षण का केंद्र रहता है, और अगर वह स्थान प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर हो तो उसके प्रति हमारा आकर्षण और बढ़ जाता है। अपने बचपन के दिनों की याद करते हुए उन्होंने कहा, एक समय था जब हम, जिन्हें आज अछूत कहकर नीची निगाहों से देखा जाता है, अंगड़े वर्गों की तुलना में अधिक उन्नत थे और शिक्षा के क्षेत्र में उनसे बहुत आगे थे। उन दिनों देश का हिस्सा, इस देश का यह हिस्सा हमारे लोगों के कार्यों और प्रभाव से स्पंदित था। फिर उन्होंने अपने लोगों को अत्यंत गंभीरता और उत्साह से जो संदेश दिया, उसने महाराष्ट्र के गांवों, पहाड़ों और घाटियों को गुंजायमान कर दिया। उन्होंने कहा, हमारे लोगों के पराभव का एक उदाहरण है सैन्य सभाओं से हमारा दूर हो जाना। सेना हमें अपने जीवन स्तर को बेहतर बनाने और सैन्य अधिकारी बतौर अपनी योग्यता, प्रज्ञा, साहस और कुशलता साबित करने के द्वितीय अवसर उपलब्ध कराती है। उन दिनों अछूत भी सैनिक स्कूलों के प्रधान अध्यापक हो सकते थे और सैन्य कैंपों में प्रदान की जाने वाली अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा अत्यंत प्रभावी और समग्र थी। अंग्रेजों द्वारा उन अछूतों के लिए सेना के दरवाजे बंद करना, जिन्हें उस समय भारतीय साम्राज्य की स्थापना में मदद की थी, जहां वहां की सरकार नेपोलियन के साथ युद्धों में फ्रांसीसियों के चंगुल में फंसी हुई थी, और घोर विश्वास और धोखा। इसके बाद उन्होंने अत्यंत प्रेरक शब्दों में कहा, हम तब तक अपनी स्थायी उन्नति की उम्मीद नहीं कर सकते जब तक कि हम अपने शुद्धिकरण और तहरी प्रक्रिया से नहीं गुजर जाते। हमें अपने आचरण को सुधारना चाहिए, हमें अपनी बात कहने के तरीकों को बेहतर बनाना चाहिए और अपनी मानसिकता को बदलना चाहिए। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इसी क्षण यह प्रतिज्ञा करें कि आप मृत पशुओं का सड़ा गला मांस नहीं खाएंगे। अब समय आ गया है कि हम अपने मन से ऊंच नीच का विचार निकाल फेंकें। आप यह संकल्प करें कि आप फेंके हुए टुकड़े नहीं खाएंगे। हमारी आत्मोन्नति तभी होगी जब हम स्वावलंबी होंगे, अपना आत्मसम्मान पुनः अर्जित कर लेंगे और आत्मज्ञान प्राप्त कर लेंगे। उन्होंने अपने लोगों से यह भी आज्ञा किया कि वे थल सेना, नौसेना और पुलिस में उनकी नियुक्ति पर लगाए गए प्रतिबंध के खिलाफ आंदोलन करें, और उन्होंने सरकारी नौकरियों और शिक्षा का
महत्व समझाया। महानों के प्रश्न पर उन्होंने उनमें आत्मसम्मान के भाव को बढ़ावा देने के लिए कहा कि रोटी के चंद टुकड़ों के बदले अपने मानवाधिकार बेचना नितांत अपमानजनक है। उन्होंने जोरदार अपील की और उनका अपमान करने वाली, उन्हें गुलाम बनाने वाली परंपराओं को त्याग दे और अपने अपने वतन को छोड़कर वन भूमि पर कृषि कार्य करने का उपक्रम करे। अंत में उन्होंने हृदय स्पर्शी स्वर में कहा, यदि माता पिता अपने बच्चों को अपने से बेहतर स्थिति में देखना नहीं चाहेंगे तो उनमें और पशुओं में कोई अंतर नहीं रहेगा। सम्मेलन में कई महत्वपूर्ण विषयों पर प्रस्ताव पारित किए गए। एक संकल्प के जरिए सम्मेलन ने सवर्ण हिंदुओं से यह अपील की कि वे नागरिक अधिकार पाने में अछूतों की मदद करें, उन्हें नौकरियां दें, अछूत विद्यार्थियों के लिए भोजन की व्यवस्था करें और अपने मृत पशुओं को स्वयं ठिकाने लगाएं। एक अन्य प्रस्ताव द्वारा सम्मेलन में सरकार से अपील की कि वह विशेष कानून बनाकर अछूतों द्वारा मृत पशुओं के मांस के सेवन को प्रतिबंधित करें, शराबबंदी करें, उन्हें अनिवार्य और निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराएं, दलित वर्गों के छात्र वासों के लिए सहायता प्रदान करें। बोले संकल्प को वास्तविक अर्थ में लागू करने के लिए स्थायी संस्थाओं को निर्देश दिए और यदि जरूरी हो तो इसके लिए दंड प्रक्रिया सहायता धारा 144 लागू करें। सम्मेलन के पहले दिन सवर्ण हिंदुओं के कुछ प्रवक्ताओं, जिनमें स्थायी और बाहरी लोग शामिल थे, ने सम्मेलन में दलित वर्गों के अधिकारों को औचित्यपूर्ण ठहराते हुए भाषण दिए और उनकी सहायता करने का वचन दिया। सम्मेलन की विषय समिति ने उसी रात अपनी बैठक में उच्च वर्गों के उन नेताओं जिन्होंने सम्मेलन में भाग लिया के विचारों का संज्ञान लेते हुए यह तय किया कि सम्मेलन में शामिल सभी लोग एक साथ 14 तालाब जाएं और उससे पानी लेने के दलित वर्ग के अधिकार की उद्घोषणा करें। अगली सुबह सम्मेलन ने 2 सवर्ण हिंदू प्रवक्ताओं से अनुरोध किया कि वे सवर्ण हिंदुओं के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों से संबंधित प्रस्ताव का समर्थन करें। दोनों के प्रस्ताव का समर्थन किया सिवाय उस हिस्से के जिनमें अंतर्विवाह की बात कही गई थी। महाड़ नगर पालिका, जिसमें 1924 में अपने दलित वर्गों के लिए दरवाजे खोल दिए गए, के प्रस्ताव के अनुरूप यह निश्चय किया गया कि तालाब से पानी लेकर अछूतों के अधिकार को स्थापित किया जाए। तदनुसार सम्मेलन के प्रतिनिधिगण एक साथ शांतिपूर्वक चौदार तालाब की ओर बढ़े ताकि चौदार तालाब से पानी लेने के अधिकार को स्थापित किया जा सके। एक ऐतिहासिक घटना जिसका फलक विशाल और परिणाम दूरगामी थे घटने जा रही थी। दासता विरोधी, जाति विरोधी और पुरोहित विरोधी डॉक्टर अम्बेडकर, जो अछूत हिंदुओं की जागृत आत्मा का प्रतिनिधित्व करते थे, उस तालाब की ओर जा रहे थे जिससे तथाकथित अस्पृश्य हिंदुओं के साथ साथ मुसलमान और ईसाई भी पानी लेते थे, परंतु जिससे अछूत हिंदुओं, जो कि हिंदू देवताओं की पूजा करते थे, जो युगों से हिंदू धर्म को मानते रहे थे, उनके गले से सूखे रहने पर भी एक बूंद पानी भी नहीं लेने दिया जाता था। इस प्रकार अस्पृश्य लोग इतिहास में पहली बार अपने ही एक बड़े नेता के नेतृत्व में अपने अधिकारों को स्थापित करने हेतु मार्च कर रहे थे। उन सब ने भरपूर ऊर्जा, अनुशासन और उत्साह दिखाया। यह मार्च महाड़ की गलियों से गुजरता हुआ चौदार तालाब पर समाप्त हुआ। डॉक्टर अम्बेडकर
स्वयं तालाब के किनारे खड़े थे। वे शिक्षितों में शिक्षित, पृथ्वी पर किसी भी विद्वान आदमी के समकक्ष और उच्च आकांक्षाओं वाले हिंदू थे। फिर भी वे सार्वजनिक जल स्रोत से पानी नहीं ले सकते थे। अपनी जन्मभूमि और पुण्यभूमि हिंदुस्तान में किसी भी सार्वजनिक पुस्तकालय में नहीं पढ़ सकते थे। वह आदमी अब अत्याचारियों के अहंकार को चुनौती दे रहा था, उन लोगों की नीचता की पोल खोल रहा था जो यह सेखी बगाड़ते थे कि उनका धर्म जानवरों से भी सहृदयता से व्यवहार करता है, परंतु जो अपने ही सहधर्मियों से बिल्लियों और कुत्तों से भी बुरा व्यवहार करते थे। डॉक्टर अंबेडकर ने तालाब से पानी लिया और उसे पिया। लोगों की बहुत बड़ी भीड़ ने उनका अनुसरण किया और अपने अधिकारों को स्थापित किया। तत्पश्चात जुलूस शांतिपूर्वक पंडाल में लौट आया। इस घटना के 2 घंटे बाद कुछ शठ बुद्धि सवर्ण हिंदुओं ने झूठी अफवाह फैला दी कि अछूत वीरेश्वर मंदिर में प्रवेश करने की योजना बना रहे हैं। इस पर असामाजिक तत्वों की एक बड़ी भीड़ डंडे लिए नुक्कड़ों पर एकत्र हो गई। संपूर्ण रूढ़िवादी माहौल उठ खड़ा हुआ और वह कस्बा उपद्रवी लोगों की भीड़ बन गया। उनका कहना था कि उनका धर्म खतरे में है। इससे भी विलक्षण यह है कि वे मानते थे कि उनके भगवान भी अपवित्र हो जाने का खतरा है। इस अपमानजनक चुनौती से उनका दिल कांप रहे थे, उनके हाथ फड़फड़ा रहे थे और उनके चेहरे क्रोध से तलमलाए हुए थे। उनके धर्म का अपमान हुआ है। इस गलत विचार से और वीरेश्वर मंदिर को अपवित्र किए जाने की आशंका से ग्रस्त कुद्र सवर्ण हिंदू दमित वर्ग सम्मेलन के पंडाल में घुस गए। उस समय बहुत से प्रतिनिधि छोटे छोटे समूह में शहर में घूम रहे थे। कुछ अपना सामान बांध रहे थे और कुछ अपने गांव से निकलने के लिए पहले खाना खा रहे थे। अधिकांश प्रतिनिधि कस्बों को छोड़ रहे थे। उपद्रवी पंडाल में उपस्थित प्रतिनिधियों पर झपट पड़े, उनके खानों को मिट्टी में मिला दिया, उनके बर्तन को तोड़ डाला और कुछ प्रतिनिधियों की बुरी तरह पिटाई कर दी। वहां मौजूद लोगों को समझ में नहीं आया कि उनके साथ क्या हो रहा है। पंडाल में अफरा तफरी मच गई। रूढ़िवादी अपनी आत्मा तो खो ही चुके थे, अब वे अपने होश खोने के लक्षण दिखाई देने लगे थे। अछूत बच्चे, महिलाएं, प्रतिनिधि जो महाड़ की गलियों में चहलकदमी कर रहे थे, इस घटना से घबरा गए। उनमें से कुछ को पीटा गया। उन्हें भागकर मुसलमानों के घरों में शरण लेनी पड़ी। स्थानीय मामलादार और पुलिस निरीक्षण जो उपद्रवियों को रोकने में असफल रहे थे, शाम के 4 बजे ट्रेवल बेंगलो पहुंचे, जहां डॉक्टर अंबेडकर और उनका दल ठहरा हुआ था। डॉक्टर अंबेडकर ने अधिकारियों से कहा कि आप अन्य लोगों को नियंत्रित कीजिए, मैं अपने लोगों को नियंत्रित करूंगा। और वे 2 या 3 साथियों के साथ शीघ्रता से घटना स्थल पर गए। गली में उपद्रवियों के एक समूह ने उन्हें घेर लिया, परंतु उन्होंने बिना आपा खोए उन्हें शांत कराने की कोशिश की और कहा, मंदिर में प्रवेश करने की ना तो उनकी इच्छा है और ना उनकी ही कोई योजना। वे आगे गए और स्थिति को सम देखा और बंगले में वापस चले गए। तब तक अछूतों में से लगभग 20 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो चुके थे। एक डॉक्टर को बुलवाया गया। उन्होंने घायलों के असामयिक दुस्साहस के लिए उनका मखौल बनाया और फिर उनके घावों पर मरहम पट्टी की। तत्पश्चात उपद्रवियों ने मुख्य गलियों की गश्त लगानी शुरू कर दी और वे दमित वर्गों के उन सदस्यों पर हमला करने लगे जो छोटी छोटी टोलियों में अपने गांव में
जा रहे थे, परंतु उनके व्यवहार का सर्वाधिक निंदनीय पहलू यह था कि गुरुओं को संदेश भेजे कि वे अपने अपने गांव में सम्मेलन के प्रतिनिधियों को दंडित करें। इस आदेश के पालन में अनेक महान स्त्री पुरुष उनके गांव में पहुंचने लगे। पहुंचने से या बाद में हमले किए गए। इसी बीच प्रतिनिधियों पर इस क्रूर हमले की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। जब डॉक्टर अम्बेडकर बंगले पर लौटे तो उन्होंने लगभग 100 को उनके निर्देश पर अधीरता से इंतजार करते पाया। उन लोगों की आंखों में शोले भड़क रहे थे और उनके हाथ प्रतिशोध लेने के लिए फड़क रहे थे, परंतु उनके नेता ने उनसे शांति और अनुशासन बनाए रखने का अनुरोध किया। कुछ देर तक निस्तब्ध चुप्पी पसरी रही। डॉक्टर अम्बेडकर के एक ही भड़काऊ शब्द से महार में खून खराबा और तोड़ फोड़ हो जाती। कस्बे, पंडाल और बंगले में ठहरे हुए प्रतिनिधियों की कुल संख्या अब भी गुंडों से अधिक थी और वे गुंडों की खोपड़ियां फोड़ देते। अछूतों में सैकड़ों आदमी ऐसे थे जो प्रथम विश्व युद्ध में विभिन्न क्षेत्रों की लड़ाइयां देख चुके थे और लड़ भी चुके थे, परंतु उनके नेता के आदेश पर उन्होंने शानदार अनुशासन बनाए रखा। वे हमलावरों से नाराज थे, परंतु उनका संघर्ष अहिंसक और संवैधानिक था। उन्होंने कानून तोड़ने की कल्पना तक नहीं की। इस प्रकार दंगा थम गया। शाम होने पर सभी प्रतिनिधि अपने अपने गांव को चले गए। डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने समर्थक अनंतराव चित्रे सहित बंगला छोड़ दिया, क्योंकि उस शाम से वह एक सरकारी अधिकारी के नाम पर आरक्षित था। वे पुलिस स्टेशन के कमरों में रहे। उन्होंने दंगे की पूरी जांच की और 23 मार्च को वापस चले गए। पुलिस हिंसा समाप्त होने के बाद घटनास्थल पर पहुंची। उन्होंने कुछ रूढ़िवादी दंगाइयों को गिरफ्तार किया। रूढ़िवादी हिंदू नायकों में से 5 जिन्होंने सबसे ज़्यादा बहादुरी दिखाई थी को 6 जून 1927 को जिला दंडाधिकारी द्वारा 4 माह के कठोर कारावास की सजा दी गई। डॉक्टर अम्बेडकर ने बाद में यह बिल्कुल वाजिब टिप्पणी की थी कि यदि जिले के मुख्य अधिकारी गैर हिंदू ना होते तो अछूतों के साथ निष्पक्ष न्याय नहीं किया जाता। उन्होंने कहा, अगर इस समय पेशवा शासन होता तो उन्हें हाथियों के पैरों तले कुचलकर मार दिया जाता। पेशवाओं के शासनकाल में अछूतों को दिन के कुछ घंटों में पुनः शहर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी और जिस समय दी जाती थी तब उन्हें थूकने के लिए मिट्टी के बर्तन लटकाए शहर में जाना पड़ता था। मतलब उन्हें गले में हांडी और पीछे झाड़ू बांधकर चलना पड़ता था। तो आपका इस वीडियो के बारे में, जो कि महान सत्याग्रह की कहानी थी, जिसकी वजह से आज हमें अच्छा पानी पीने को मिल रहा है, हमें मानवाधिकार प्राप्त हैं संवैधानिक तौर से, तो आपका इस महान सत्याग्रह के बारे में क्या मानना है, कृपया हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यदि आप ट्रुथ लिटरेचर पर नए हो तो आप ट्रुथ लिटरेचर को आप सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ हमारे वीडियोस को शेयर जरूर करें। मिलते हैं फिर इसी प्रकार की अन्य टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।